इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएसए को। डीएसए के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे एरेस को। तो डीएसए में एरे क्या होता है, तो डीएसए के अंतर्गत एरे को जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो एरे क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जिसका काम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना होता है और इसको बहुत सारे एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरे के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन में इस डेटा स्ट्रक्चर को यानी एरे को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन के अंतर्गत। तो पाइथन में एरे कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है लिस्ट के ज़रिए पाइथन में, और ये काफ़ी स्लो होता है, इसलिए एक्चुअल में जो एरे होता है पाइथन में उसको इंक्लूड किया गया है नमपाई के ज़रिए। तो नमपाई का जो एरे होता है वही पाइथन में एरे को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। हालांकि पाइथन जो प्योर पाइथन होती है उसमें लिस्ट के ज़रिए एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है एक्चुअल में लिस्ट ही है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये पाइथन में एरे है। ठीक है, तो पाइथन में एरे आपको इसी टाइप में दिखेगा। अब ये एरे जो होता है, ये अगर बात करें पाइथन की, जावा की और सी में, तो तीनों में जो एरे होते हैं वो इंडेक्स्ड बेस्ड होते हैं, जीरो इंडेक्स्ड बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि इसके जो आइटम होंगे वो इंडेक्स पे बैठे हुए होंगे और पहला आइटम जो होगा वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें पाइथन में, तो यहाँ पर जो एरे बनाया गया है कुछ इस तरीके से है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट लिखे गए हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट होगा ये जीरो इंडेक्स पे होगा पाइथन में, और ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर पहले एलिमेंट को एक्सेस करने की बात की जाती है पाइथन में, तो कुछ इस तरीके से एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। तो ऐसे आप पाइथन में एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये लिस्ट ही है, लिस्ट के फर्स्ट आइटम को एक्सेस करने की बात की जा रही है, लेकिन इसको हम लोग एरे ही बोलते हैं। तो इसको अगर रन कराते हैं तो आपको फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स देना होता है, और पाइथन, जावा और सी, इन तीनों में ही एरे के एलिमेंट जो होते हैं इंडेक्स्ड बेस होते हैं और जीरो से स्टार्टिंग होती है उन आइटम्स के इंडेक्स के। उसके बाद एल्गोरिथम की बात करें, जैसे कि आपको इस एरे में लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है, तो लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिससे कि आप इस एरे में लोवेस्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एल्गोरिथम्स क्या होती है, कोई भी काम करने का जो इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है उसी को एल्गोरिथम्स आप बोल सकते हैं। तो जैसे आपको कोई भी काम करना है, जैसे कि लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है एरे में, तो उसको करने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि गो थ्रू द वैल्यूज़ इन द एरे 1 by 1। सबसे पहले आपको एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, उसके बाद हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना होगा, लोवेस्ट वैल्यू से कंपेयर करना होगा, और जो भी लोवेस्ट होता है उसको एक नए वेरिएबल में आपको स्टोर करना होगा। और फिर उसके बाद इस स्टोर्ड वैल्यू को एरे के नेक्स्ट आइटम से कंपेयर करना होगा, और जो भी वैल्यू लोवेस्ट होगी उसको फिर से ये जो आपने वेरिएबल बनाया था जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर थी उसमें वैल्यू को स्टोर कर लिया जाएगा, यानी कि प्रीवियस जो वैल्यू थी उसको अपडेट करके उसमें लोवेस्ट वैल्यू डाल दी जाएगी। फिर इस नए स्टोर्ड वैल्यू को आपको एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, और जो भी छोटा होगा फिर से आप उस वेरिएबल में जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको अपडेट करना होगा। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, जिसका काम यही जो मैंने अभी बताया। अब जैसे यहाँ पर स्पीड दे रहा है, ये लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है, तो इसको आप फाइंड लोवेस्ट पे आप जब टच करेंगे उसके बाद ये देखिए 1 by 1 कंपेयर भी कर रहा है, लोवेस्ट वैल्यू भी पता कर रहा है। तो लोवेस्ट वैल्यू इसने 14 दे दी। तो कुछ इसी तरीके से आपका इसमें भी ये बताएगा कि फाइंड लोवेस्ट वैल्यू, तो ये कंपेयर कर रहा है 7 और 12 के बीच, फिर 7 और 11 के बीच, 7 और 3 के बीच, जो लोवेस्ट होता है वही आपका आ जाता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे लिखा हो इसी को फॉलो करते हुए ये यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू पता कर रहा है। अब ये जो आपके एल्गोरिथम थी इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने ये पढ़ा था उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया गया है इस तरीके से कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रहेगा मिनिमल, और सेट इट इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ पे यही किया गया है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है उसी को इस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है।
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखी गई इसी को इस तरीके से बता रहा है कि सबसे पहले आप min_val नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसे इनिशियलाइज कर देंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट से। उसके बाद आप गो थ्रू एवरी एलिमेंट इन द एरे। उसके बाद आप एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे, जो क्या काम करेगा, एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा वन बाय वन। तो फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे, इससे एरे के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट नाम का वेरिएबल है उसमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट में जो वैल्यू आई है तो सबसे पहले आपको एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू दिखाई देगी, यानी कि यही वाली वैल्यू आपको जो कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रही है, इसी की वैल्यू आपको इस एलिमेंट में दिखाई देगी, एलिमेंट वेरिएबल में। फिर इसके बाद इसकी कंपेयर होती है min_val में, और min_val में है क्या, min_val में पहले से ही एरे का फर्स्ट एलिमेंट इनिशियलाइज हो रखा है। तो यहाँ पे कंपेयर क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाती है इसका मतलब इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा है ये रन नहीं करेगी, यानी कि अभी भी min_val में एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू ही मौजूद रहेगी। इस तरीके से ये लगातार चलेगा और ये पता कर लेगा कि इस एरे में मिनिमम वैल्यू कौन है। जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उस min_val नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक कि एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस ना कर लिया जाए इस फॉर लूप के ज़रिए। अब इसी को प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक एरे बना है, इसी में लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर एरे के फर्स्ट एलिमेंट को इसने एक वेरिएबल में डाल लिया जिसका नाम min_val। उसके बाद यहाँ पर इसने फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन दिस एरे। तो इस एरे के सारे एलिमेंट जो हैं वो वन बाय वन आई नाम के वेरिएबल में आते जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो आइटरेशन चलेगा उसमें आपका आई में क्या आएगा, 7 आएगा, और min_val में भी 7 वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है, क्योंकि एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 7 वो min_val में स्टोर कर ली गई है पहले ही। और यहाँ पर आई में पहले क्या वैल्यू आएगी, पहले आएगी 7 यहाँ पर। फिर उसके बाद पहले आइटरेशन में, यानी कि फॉर का जो पहला आइटरेशन है उसमें आई में क्या आएगा, 7 आएगा, और वो इस min_val में पड़ी हुई वैल्यू से कंपेयर होगा। तो दोनों ही 7 है, आई में भी 7 है और min_val में भी 7 है, यानी कि ये इफ़ वाला जो ब्लॉक है ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर से आई में अगला वैल्यू कौन सा आता है, 12 आता है, ठीक। 12 का फिर इस min_val से कंपेयर होता है। तो 12 जो होता है min_val में जो वैल्यू है 7 उससे छोटा तो है नहीं, तो फिर से इफ़ जो ब्लॉक है वो फॉल्स हो जाता है, यानी कि कोड नहीं चलता। उसके बाद आई में अगली वैल्यू कौन सी है, 9 है, और 9 कंपेयर होती है इस min_val वेरिएबल में पड़े हुई वैल्यू से, यानी 7 से। तो 9 7 से छोटा तो होता नहीं है, यानी कि ये फॉल्स हो गया, फिर से इफ़ का कोड नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आई में अगली वैल्यू कौन सी आती है, 4 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इस 7 से कंपेयर होती है, तो 4 7 से छोटा है, ठीक है, ये ट्रू होगा। इसका मतलब इफ़ के अंदर जो कोड पड़ा है वो रन करेगा, ये रन करेगा। इसका मतलब आई जो वैल्यू है जो 4 है वो min_val में स्टोर हो जाएगी। min_val में पहले से पड़ी हुई 7 इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसमें नई वैल्यू आ जाएगी, आई में जो वैल्यू पड़ी है वो नई वैल्यू के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगी, यानी कि 4 स्टोर हो जाएगा। आई में क्या है, 4 है। उसके बाद आई में अगला वैल्यू कौन सा आता है, 11 आता है, ठीक है। तो 11 का कंपेरिजन होता है min_val में जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो min_val में अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 का इस 11 से कंपेरिजन होता है, ठीक है। तो 11 4 से छोटा तो होता नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये कोड आपका रन नहीं करेगा। तो एक्चुअल में जो min_val में आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको लोवेस्ट वैल्यू के रूप में 4 मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद है एल्गोरिथम टाइम कम्प्लेक्सिटी। व्हेन एक्सप्लोरिंग एल्गोरिथम्स वी ऑफन लुक एट हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन रिलेटिव टू द साइज ऑफ द डेटा सेट। डेटा सेट की साइज के हिसाब से एल्गोरिथम कितना समय ले रही है, तो इसी को टाइम कम्प्लेक्सिटी से नापा जाता है। तो एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे आप एरे के आइटम्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ता है, यानी कि दोनों में लीनियर रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने एरे में 5 वैल्यूज़ लिए हैं, तो आपको जो लूप है वो 5 टाइम्स चलाना पड़ रहा है। उसी तरीके से आप मान लीजिए 20 वैल्यूज़ ले लीजिए एरे में, तो आपका जो लूप है फॉर लूप उसको 20 टाइम्स चलाना पड़ेगा। यानी कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बीच में लीनियर रिलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑपरेशन भी बढ़ेगा, और ऑपरेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बढ़ेंगे, जो टाइम है वो भी बढ़ेगा, यानी कि रन टाइम भी बढ़ेगा। तो रन टाइम और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बीच में लीनियर रिलेशन है, इसलिए आपको ये लाइन बिल्कुल 45 डिग्री पे लीनियर जैसी दिख रही है। अब यहाँ पर इसने बता रखा है कि कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस और
साइज ऑफ द एरे के बीच में जब आपको लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है। तो लोवेस्ट वैल्यू पता करने का जो एल्गोरिथम है उसमें साइज ऑफ द एरे और नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बीच में क्या रिलेशन है, इसी चीज़ को यहाँ पे ये बता रहा है। जैसे कि आप रैंडम लेते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए आइटम्स ले लेते हैं, थोड़ा सा कम ले लें, मान लीजिए आप 250 ले लेते हैं। 250 आपके वैल्यूज़ हैं आपके एरे में, उसमें आप फॉर लूप जब लगाते हैं, ठीक है, तो आप इसे रन कराइए। तो इसमें ऑपरेशंस कितने करने पड़ रहे हैं, 250 ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं उस एरे में कितने 250। उसके आप इसे फिर से उस एरे में डिफरेंट टाइप्स के 250 वैल्यूज़ ले लीजिए। तो भी आप जब रन कराएंगे तो आपको फिर से 250 ऑपरेशंस ही करने पड़ेंगे, यानी कि उस एरे में 250 वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, तो फॉर लूप भी आपका 250 टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जब ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिलेशन क्या दिख रहा है, 250 पर भी आपका यहाँ पर आ रहा है ये। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करिए और फिर से इसे रन कराइए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड टाइम आपका क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपने बढ़ाए तो ऑपरेशंस भी आपको ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। फिर आप थर्ड टाइम इसको बढ़ाइए, इतना कर दीजिए और फिर से आप इसे रन कराइए, ठीक है। तो आपका क्रॉस यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका ऑपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप इन क्रॉस पॉइंट्स को अटैच करते तो आपको लीनियर लाइन ही मिलती है, इसलिए डॉट डॉट लाइन आपको दिखाई जा रही है। ये समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे आप वैल्यूज़ बढ़ाते हैं एरे में वैसे वैसे नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जो फॉर लूप है वो उतने ही टाइम्स चलाना पड़ रहा है, ठीक। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है एरे की साइज़ पर, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर लूप को ज़्यादा बार उतने ही ज़्यादा बार चलना पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपका डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग टाइप का आपका डेटा है, नंबर ऑफ़ आइटम्स आप फॉर लूप में ले लीजिए, कम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो रिलेशन दिखेगा नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस, यानी कि फॉर लूप जितनी बार चल रहा है और जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी आपको यहाँ पे रिलेशन दिखाई देगा। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद डिसेंडिंग टाइप के आइटम्स पे देखते हैं। मान लीजिए आपके एरे में डिसेंडिंग वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं और वो 265 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रन कराते हैं तो आपको 265 बार ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस लगा। उसके बाद आप फिर से इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लीजिए मान लीजिए और रन कराइए। तो यहाँ पे 204 आइटम्स हैं एरे में, तो फॉर लूप भी 204 बार चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और आप इसको रन कराइए। तो एरे में 436 एलिमेंट्स हैं और फॉर लूप को भी 436 बार चलना पड़ रहा है और यहाँ पर क्रॉस लगा, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो फिर से आपको लीनियर लाइन ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप एरे में एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए ऑपरेशंस ज़्यादा बार करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है जो ग्रीन जैसा दिख रहा है। तो ये चीज़ है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, या फिर आप 10 रैंडम सेट ले लीजिए, यानी कि एक एरे लीजिए 436 का, दूसरा एरे मान लीजिए 250 का ले लीजिए और तीसरा एरे जो है 350 का ले लीजिए। ऐसे इस टाइप में 10 रैंडम सेट ले लीजिए आप एरे के, ठीक है। और सभी में आप लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए जो एल्गोरिथम लगाएंगे उसमें आपको कैसा यहाँ पे मिलेगा, ये वहाँ पर आपको फिर से ये लीनियर लाइन ही मिलेगी, यानी वैल्यूज़ और ऑपरेशन के बीच में आपको लीनियर लाइन ही मिलने वाली। जैसे आप इसको क्लियर करिए, उसके बाद यहाँ पे 10 रैंडम पे क्लिक करिए और रन कराइए, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले सेट में लोवेस्ट वैल्यूज़, फिर उसके बाद हर एक सेट में ये ग्रीन वाला जो है ये लोवेस्ट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए तो रिलेशन क्या आपको दिख रहा है। अगर इन क्रॉस को आप सीधे जोड़ते हैं तो आपको लीनियर लाइन ही मिलती, यानी कि ऑपरेशन और वैल्यूज़ के बीच में आपको डायरेक्टली रिलेशन दिखाई देता है। लीनियर लाइन के रूप में आपको डायरेक्टली रिलेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है टाइम कम्प्लेक्सिटी के रूप में, यानी कि एल्गो की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। एरे में जितने ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ाएंगे वैसे ही उतनी ही ज़्यादा आपको ऑपरेशन करने होंगे और लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो ऑपरेशन और वैल्यूज़ के बीच में, ऑपरेशन यानी कि फॉर लूप जितनी बार चलेगा वो नंबर, और वैल्यूज़ मतलब एरे में जितने वैल्यूज़ हैं वो नंबर, दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, इसलिए आपको एक लाइन दिख रही है।